सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आंखें तो खुल जाती है, लेकिन इंसान फिर भी जागता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस नींद से उठाना सबसे मुश्किल है, वो आंखों वाली नींद नहीं, वो जीवन वाली नींद है। भारत में करोड़ों लोग हर दिन एक जैसी सुबह जीते हैं। जल्दी उठो, ऑफिस या दुकान भागो, लौटो, थक कर सो जाओ, फिर वही अगला दिन। वक्त गुजर जाता है, जिंदगी नहीं। कभी खिड़की पर बैठकर शांत होकर सच में किसी ने खुद से पूछा, मैं जीवन जी रहा हूं, या बस रोज सुबह स्टार्ट बटन दबाकर एक मशीन की तरह अपने प्रोग्राम पर चल रहा हूं? हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो नौकरी पर जाते हुए भी दिल में रोते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं, क्योंकि ईएमआई है, बच्चों की फीस है, मां की दवाई है और समाज की इज्जत है। किसी की शादी टूट रही है, लेकिन वो निभा रहा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। किसी लड़के को कलाकार बनना था, पर पिता ने कहा, सरकारी नौकरी कर ले बेटा, जिंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए। किसी लड़की को विदेश में पढ़ना था, लेकिन दादी ने कहा, कितनी उड़ान भरेगी, एक दिन तो घर ही संभालना है। और लोग चुप रह गए, क्योंकि चुप रहना सबसे आसान होता है। यही वो जिंदगी है जहां इंसान जीते जी अपने सपनों का दफन खुद करता है। नीच कहता है, लोग असफलता से नहीं डरते, लोग सवाल पूछने से डरते हैं। सोचो, कितनी बार हमारे मन में आवाज उठी होगी, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता? क्या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा हुआ हूं? लेकिन हम वो आवाज दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, ज्यादा मत सोचो, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करो। खुद पर सवाल उठाना गलत है। नीच कहता है, यही नींद है जो इंसान को जिंदा लाश बना देती है। और दी गई साइंस की शुरुआत वहीं से होती है, जहां एक दिन इंसान अचानक रुकता है और पहली बार अपनी ही जिंदगी को एक बाहरी दर्शक की तरह देखता है। जैसे कोई ऑफिस से थककर ऑटो में बैठा हो, खिड़की से भागती सड़क को देख रहा हो। अचानक उसे लगता है, ये जिंदगी मेरी है, फिर मैं इसे ऐसे क्यों जी रहा हूं जैसे कोई और लिख कर दे गया हो। वो पल, यही असल जागरण है। वहीं से पहला सवाल जन्म लेता है। और दी गई साइंस कहती है, जिस दिन तुम सवाल पूछते हो, उस दिन तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। यही है हमारी इस किताब की शुरुआत, जहां इंसान समाज, परंपराओं और पुराने डर की सुरंग से निकलकर अपने असली मैं को खोजने की यात्रा पर चल पड़ता है। अब आगे हम चैप्टर 1 में इसी जागरण को गहराई से समझेंगे। चैप्टर 1, अवेकनिंग द क्वेश्चनिंग माइंड। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। हाथ नींद में फोन को थोड़ा घुमाकर साइलेंट कर देता है। पर सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आंखों में होती तो शायद इतना दर्द न होता। जिंदगी की एक और मैकेनिकल सुबह, एक और रेस, एक और दिन जिसमें सब कुछ चल रहा है। लेकिन चल कौन रहा है? आसपास जरा देखिए, हर तरफ ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखते तो जिंदा है, पर अंदर से उनके सिस्टम स्लिप मोड में है। जैसे एक ऑफिस कर्मचारी जो सोमवार को उठकर तैयार तो हो जाता है, लेकिन कपड़ों के साथ साथ अपने सपनों को भी अलमारी में बंद करके निकलता है, क्योंकि रियलिटी उसे रोज लेक्चर देती है। ईएमआई, बिजली का बिल और परफॉर्मेंस रिव्यू सपनों से ज्यादा जरूरी है। घर लौटते ही डिनर टेबल पर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, पर असली बात यह है कि हर कोई सिर्फ टीवी या मोबाइल के बैकग्राउंड नॉइज का इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि किसी को किसी से बात न करनी पड़े। और अगर बात हो भी जाए तो वही सेफ जोन, खाना ठंडा हो रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, कल का शेड्यूल क्या है। दिल में चल रहे असली सवालों को कोई टेबल पर नहीं रखता, क्योंकि सबसे सच्चा सवाल ही सबसे खतरनाक लगता है, क्या मैं सच में खुश हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे लोग शीशे में खुद से नजर मिलाने से पहले ही भाग जाते हैं। कभी बस या मेट्रो की खिड़की से बाहर देखते हुए किसी को लगता है, मेरी जिंदगी किसी और की लिखी हुई कहानी जैसी लगती है। जैसे कोई एक्टर जो स्क्रिप्ट तो फॉलो कर रहा है, पर उस स्क्रिप्ट के राइटर का नाम नहीं जानता। एक अजीब सफर है, जैसे वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि घर ने कहा था कि जॉब पक्की रहेगी। दिल में कोडिंग से ज्यादा फोटोग्राफी चल रही है, पर डर नाम का एक अदृश्य ट्रैफिक पुलिस रोज बीच सिग्नल पर आकर रोक देता है। और ये सिर्फ करियर का मामला नहीं है।
लोग शादीशुदा होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, पर समाज के सामने एक परफेक्ट फोटो फ्रेम बनाकर रखते हैं जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। और उस फोटो के पीछे दिमाग में एक ही डर चलता है, लोग क्या कहेंगे। और यह डर इतना वास्तविक होता है कि लोग रिश्ते को सुधारने से ज्यादा उसकी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। असली बातचीत एक लग्जरी बन जाती है जो टीवी ड्रामा में मिलती है, घर में नहीं। नीत्शे कहता है, इंसान का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह प्रोग्रामिंग है जो बचपन से डाली जाती है। ज्यादा मत बोलो, सिर्फ सुनो। जो बुक में लिखा है वही सच है। जो लाइन चल रही है उसी लाइन में खड़े रहो। नतीजा, बड़े होते होते इंसान बोलना ही भूल जाता है, दिल से, खुद से, सच से। लेकिन एक दिन किसी को बस में किसी होर्डिंग पर एक लाइन दिख जाती है, या किसी वीडियो का एक वाक्य दिमाग में चुभ जाता है, या किसी दोस्त की एक छोटी सी बात सोई हुई दुनिया हिला देती है। और उसी पल दिमाग में अचानक एक आवाज उठती है, अगर मेरी जिंदगी इतनी कीमती है तो मैं इसे ऑटो पायलट पर क्यों जी रहा हूं। लेकिन सिर्फ सवाल उठ जाना काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब जवाब खोजना पड़ता है, और जवाब ढूंढने की शुरुआत के साथ एक और बड़ी समस्या सामने खड़ी मिलती है। जो चीजें हमने सच मान रखी थी, क्या वो वाकई सच है? यही डार्क कंफ्यूजन, यही अंदर की हिलावट हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाती है, जहां एक दिन पुरानी पक्की सच्चाइयां टूटने लगती है और सवाल उठता है, उनकी जगह वास्तव में बच क्या जाता है? चैप्टर 2, द डेथ ऑफ ओल्ड सर्टेनिटीज। जिंदगी इतनी देर तक ऑटो पायलट पर चलने के बाद जब इंसान पहली बार रुककर सवाल करता है तो सबसे पहले दर्द वही होता है जहां वो सालों से टिके सच खड़े होते हैं। जैसे किसी दिन अचानक डॉक्टर रिपोर्ट में लिख दे कि आपकी हेल्थ की असली हालत वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे थे। शरीर तो बाद में लड़ता है, पहले अंदर की मान्यताएं टूटती है। इंसान सोचे, मैं तो नॉर्मल खा रहा था, रोज चलता था, फिर इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? बस यही होता है जब हमारी पुरानी मान्यताएं टूटती है। उस वक्त पता चलता है कि हम जी कम रहे थे, मानकर चल ज्यादा रहे थे। लेकिन टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सच को कम, उसकी इमेज को ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। जैसे एक परिवार में सालों से चलता आ रहा नियम, घर के फैसले बड़े बेटे ही लेंगे। सबने मान भी लिया, निभाया भी, पर एक दिन छोटा बेटा, जिसके पास वैचारिक ताकत ज्यादा है, एक बड़ा फैसला ले लेता है और पता चलता है कि जिंदगी की असल समझ उम्र से नहीं, दिमाग की जागरूकता से मापी जाती है। उसी पल पुराना नियम हवा में झूल जाता है और घर वालों को लगता है कि जमीन खिसक रही है, जबकि सच तो बस इतना है, नियम गलत नहीं थे। लेकिन समय के साथ उनके जवाबदेह सवाल पूछे ही नहीं गए। पुरानी मान्यताओं को टूटते हुए देखना वैसा ही होता है जैसे किसी मंदिर में पुरानी मूर्त को बदलते समय लोग रो पड़े। उन्हें लगता है कि भगवान बदल रहा है, जबकि असल में बस विश्वास की दीवार नई हो रही होती है। यही वजह है कि नीत्शे कहता है, भगवान मर गया। ये भगवान की मौत नहीं, उस सिस्टम की मौत है जिसने इंसान की सोच को बांध रखा था। जैसे कभी गांवों में माना जाता था कि लड़की का करियर शादी के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए, पर आज 100 में से कई लड़कियां ऐसी हैं जो शादी और करियर दोनों को बराबर सम्मान दे रही है। पुराने लोग इसे अव्यवस्था कहते हैं, लेकिन ये असल में पुरानी सोच की चिता पर चढ़ते आखिरी लकड़ी की आवाज है। पुरानी मान्यताएं टूटने का दूसरा दर्द होता है सवालों की कीमत, क्योंकि सवाल पूजा घर में दिए फूलों की तरह कोमल नहीं होते। सवाल हथौड़ा होते हैं जो मूर्ति नहीं, झूठ को तोड़ते हैं। जैसे एक कर्मचारी जो 10 साल एक कंपनी को देता है और एक दिन HR मीटिंग में सुनता है, परफॉर्मेंस स्थिर है, ग्रोथ नहीं दिख रही। उस वक्त पहली बार समझ आता है कि नौकरी में वफादारी शब्द ज्यादातर इंसान ही निभाता है, इंस्टीट्यूशन नहीं। बस उसी पल अंदर बैठी मान्यता, नौकरी ही जिंदगी की सुरक्षा है, दरकने लगती है। और जब दरार दिखती है तो रोना नहीं आता, असली डर आता है। अगर ये सच नहीं था तो सच आखिर है क्या? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पुराना सच गिरने लगता है तो हमारा दिमाग पहले बचपन की तरह विरोध करता है। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सब सही किया था।
पर सच अपनी शर्तों पर आता है, न हमारे डर पर। और जब वो बिखरे हुए दीवारों के सामने खड़ा होता है तो इंसान को दो रास्ते दिखते हैं। या तो फिर से आंखें बंद कर लो और वही पुरानी नींद में लौट जाओ, या खुली आंखों से अगला सवाल पूछो। और अगला सवाल यही होता है, अगर पुराना सच तोड़ दिया तो अब जीना कैसे है? यही मोड़ इंसान को उस जगह ले जाता है जहां जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं बल्कि नाचना भी सिखाती है। आगे की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां दर्द और खुशी एक ही स्टेज पर साथ नजर आते हैं। चैप्टर 3, डांसिंग थ्रू पेन जॉय। जिंदगी अजीब है। एक तरफ दुख चिपका रहता है जैसे जूते में फंसा पत्थर, और दूसरी तरफ लोग कहते रहते हैं, मुस्कुराते रहो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कोई किसी को बिना छतरी के तूफान में खड़ा छोड़ दे और सलाह भी दे दे, भीगना मत। नीत्शे कहता है, जिंदगी को समझना तब शुरू होता है जब इंसान दर्द से भागना छोड़ देता है और उसके साथ चलना सीख लेता है। दुख से दौड़कर दूर जाने वाले कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि दुख स्प्रिंट नहीं करता, वो मैराथन दौड़ता है और हमेशा सामने मिल ही जाता है। एक इंसान की कल्पना कीजिए जो रात 11 बजे अपनी दुकान बंद कर रहा है। सुबह से ग्राहकों की कमी, मार्केट में बढ़ती कंपटीशन और ऊपर से कुर्सी पर बैठा बीमा एजेंट बोल रहा है, लोन की ईएमआई 5 तारीख तक भरनी है। दुकान के शटर को नीचे खींचते समय उसके दिमाग में चलता एक ही थॉट, जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल है। लेकिन उसी रात घर पहुंचने पर उसका छोटा बेटा उसकी गोद में बैठकर कह देता है, पापा आज आप आए तो मैं खुश हो गया। बस उस छोटे से वाक्य में एक अजीब सा संगीत पैदा हो जाता है। सुबह का तकलीफ भरा सन्नाटा टूटा नहीं है, पर रात के कमरे में एक गर्माहट आ जाती है और इंसान समझता है, दर्द और खुशी का रिश्ता जीत हार का नहीं, सह अस्तित्व का है। किसी लड़की को देखिए जो मेडिकल की तैयारी कर रही है। दिन में क्लास, रात को नोट्स, और रिजल्ट आने पर 5 नंबर कम पड़ गए। उस रात वो बिस्तर के किनारे बैठकर रोती है, लगता है दुनिया खत्म हो गई। पर फिर महीनों बाद वही लड़की एक अस्पताल में नर्स बनकर मरीजों की मदद करती है और महसूस करती है, अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो शायद यही खड़ी होकर किसी दिल को ये तसल्ली देना नहीं सीख पाती कि आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी की पटकथा उलट गई, पर किरदार और मजबूत हो गया। नीत्शे कहता है, अगर दिशा बदल जाए तो रास्ते को गलत मत कहो, शायद मंजिल ही बदल रही हो। दर्द और खुशी का ये मेल बहुत जगह दिखता है, जैसे एक बुजुर्ग पिता जिसने आधी उम्र अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। रिटायरमेंट पर पीएफ का पैसा कम लगा, पर बच्चों की नौकरी देखकर उसकी आंखों में जो चमक आई, उसमें बैंक बैलेंस का ग्रीफ तो था, लेकिन साथ ही एक पुरानी जीत की शर्मीली मुस्कान भी थी। यही नीत्शे की गे साइंस है, रोते रोते हंसना, टूटते हुए खिलना, गिरते हुए खड़ा होना। असल समस्या ये नहीं कि दर्द है, असल समस्या ये है कि हमने दर्द को दुश्मन मान रखा है। लोग सोचते हैं कि दुख आए तो लड़ो, भागो, छुपो, जबकि कभी कभी दुख ही वो असली टीचर होता है जो हमें वही सिखाता है जो बिना चोट लगे कोई नहीं सिखा सकता। जैसे कई लोग दिल टूटने के बाद पहली बार समझते हैं कि रिश्तों में पकड़ से ज्यादा विश्वास जरूरी होता है। दिल चोट खाता है पर इंसान समझदार हो जाता है। नीत्शे कहता है, जीवन सिर्फ जीत का जश्न नहीं है, ये हार के साथ नाचना भी है। सवाल ये नहीं कि जीवन आसान है या कठिन, सवाल ये है, क्या हम जीवन के इस संगीत पर नाचने की हिम्मत रखते हैं? लेकिन एक और सवाल यहां से जन्म लेता है, अगर जीवन को दुख और खुशी दोनों में जीना है तो फिर इंसान खुद को पूरी तरह कैसे खोजता है, अपने रास्ते का मालिक कैसे बनता है? ये हमें अगले अध्याय के दरवाजे पर ले जाता है, जहां इंसान पहली बार अपनी जिंदगी खुद लिखने का फैसला करता है। चैप्टर 4, बिकमिंग द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। जिंदगी में एक पल आता है जब इंसान समझता है कि अब जो कुछ भी है उसका मालिक सिर्फ वही है, न नौकरी, न समाज, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, सिर्फ वो खुद। लेकिन ये समझना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमें बताया जाता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करना, सब ऐसे ही करते हैं तो तू भी वैसे कर। नीत्शे कहता है, यहीं से असली कैद शुरू होती है। जेल लोहे की नहीं होती, दिमाग की होती है,
और सबसे दुख की बात, कैदी खुद अपने जेलर को सलामी देता है। सोचिए एक लड़के की जिसने कॉलेज में टॉप किया, लेकिन उसे गायक बनना था। घर वालों ने कहा गाना शौक है, करियर मत बनाओ। समाज ने कहा कलाकार बनकर भूखा मरेगा, और वो डरकर किसी बैंक में नौकरी कर बैठा। हर सुबह घड़ी बजती और उसके अंदर से आवाज उठती, ये मैं नहीं हूं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उसका असली सपना छत पर पड़ी वो पुरानी गिटार बन गया, जिस पर सालों से धूल जम रही है। दुनिया कहती है देखो जिंदगी स्थिर है, पर भीतर हर दिन एक नई मौत हो रही होती है। नीत्शे बोलता है जिंदगी तब खत्म नहीं होती जब दिल धड़कना बंद हो जाए, बल्कि तब जब सपने मर जाएं। दूसरी तरफ एक लड़की को देखिए जिसे परिवार बस जल्दी शादी कर देना चाहता था, लेकिन उसे बिजनेस शुरू करना था। रिश्तेदारों ने ताने दिए, लड़की होकर दुकान, ये काम मर्दों का है। मोहल्ले वालों ने पीछे से बातें की, लेकिन उसने रिस्क लिया, दुकान खोली और शुरू में सिर्फ 2 ग्राहक आए। रात को घर लौटकर एक एक सिक्का गिनती थी, पर चेहरे पर हार का भाव नहीं, एक अजीब सी आग थी। महीनों बाद दुकान चल पड़ी, लोग तारीफ करने लगे और वही रिश्तेदार बोले हम तो शुरू से ही चाहते थे कि तू बड़ा करे। यही समाज का चेहरा है, पहले हंसता है, फिर कहना शुरू कर देता है हमारे सामने ही तो बड़ा हुआ है। नीत्शे इसे सेल्फ ऑथर लाइफ कहता है, जहां इंसान दूसरों के एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपनी आत्मा के डायरेक्शन में चलता है। बहुत लोग जीवन में अपना रास्ता इसलिए नहीं चुन पाते क्योंकि उन्हें खोने से डर लगता है। शादी खराब हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, लोग जज कर लेंगे, अकेले रह जाऊंगा। लेकिन नीत्शे पूछता है जो असली आप है उसे खो देने से बड़ा नुकसान क्या होगा? अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ इस डर से खेल छोड़ दे कि कहीं हार ना जाए, तो जीत भी कभी नहीं मिलेगी। जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा रिवॉर्ड कंफर्ट जोन के बाहर होता है। भारत का इतिहास भी यही कहता है। एक समय था जब देश पर राज करने वाले लोगों ने कहा तुम में ताकत नहीं, तुम बिना हमारे कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने ना परिस्थिति बदली थी, ना दुनिया उनके फेवर में थी। बस दिमाग में एक नया नैरेटिव लिख दिया, हम कर सकते हैं। और वही नैरेटिव लाखों को जगाने की ताकत बन गया। यही सेल्फ ऑथरशिप है, जहां कहानी दुनिया नहीं लिखती, इंसान खुद लिखता है। लेकिन सवाल यह है, जब हम अपनी जिंदगी खुद लिखना शुरू करते हैं, तो इस आजादी की कीमत क्या होती है? हर आजादी एक बोझ लेकर आती है, जिम्मेदारी का बोझ। और इस बोझ को ढोने के लिए किस तरह की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, यह समझने का समय अब आ चुका है। चैप्टर 5 द वेट ऑफ फ्रीडम, दी फाइनल लाफ। अगर जिंदगी को खुद लिखने की आजादी मिल जाए तो सुनने में यह बहुत चमकदार लगता है, लेकिन नीत्शे कहता है यह आजादी खिलौना नहीं, यह बोझ है। क्योंकि अब अगर कहानी खराब लिखी गई तो दोष देने के लिए समाज नहीं, परिवार नहीं, हालात नहीं, सिर्फ खुद हम होंगे। लोग अक्सर कहते हैं काश मैं अपनी मर्जी से जी पाता, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अपनी मर्जी से जीना मतलब हर गलती की कीमत भी खुद चुकाना, और ये कीमत कभी सस्ती नहीं होती। सोचिए एक आदमी जिसने नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, सपनों में कस्टमर्स की लाइनें, तारीफों की बरसात, लेकिन हकीकत में पहले 6 महीने रोज खाली कुर्सियां, बचा हुआ खाना और घर लौटते वक्त पत्नी की आंखों में छिपा डर। अगर यह भी नहीं चला तो? लेकिन उस आदमी ने बहाना नहीं बनाया। उसने ये नहीं कहा सरकार की गलती, आर्थिक मंदी की गलती, टाइम खराब। उसने दिमाग में बस एक विचार रखा, अगर कहानी मेरी है तो बदलाव भी मेरा होगा। 7वें महीने उसने मेन्यू बदला, बैठने की जगह सुधारी, फ्लेवर पर्सनलाइज किए। धीरे धीरे खाने वालों के चेहरे बदलने लगे। जीत छोटी थी पर असली थी, क्योंकि उसने खुद कमाई थी। नीत्शे कहता है खुद की बनाई हुई जीत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका स्वाद दुनिया की सबसे बड़ी जीत से भी ज्यादा गहरा होता है। दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसने सबके खिलाफ जाकर फैशन डिजाइन शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, ये कौन पागलों वाली डिजाइन है, पर उसने डिजाइनिंग बंद नहीं की।
उसने एक शो जैसी छोटी एग्जीबिशन लगाई। पहले दिन कोई बड़ा ग्राहक नहीं आया, पर दूसरे दिन एक युवा लड़की आई जिसने कपड़े पहनकर मिरर में खुद को देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं पहली बार अपने जैसी लग रही हूं। उस एक फीडबैक ने उस डिजाइनर को समझा दिया कि असली काम ट्रॉफीज जीतना नहीं, लोगों को खुद से जोड़ना है। जब जीवन आपके हाथ में होता है तो अप्रूवल ऑडियंस नहीं देती, दिल देता है। लेकिन आजादी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ये अकेलापन लाती है। क्योंकि जब आप दुनिया की भीड़ से अलग चलते हैं तो शोर कम हो जाता है और इस शांति में इंसान पहली बार खुद को सुनता है। बहुत लोग इसी चरण में डरकर वापस भीड़ में लौट जाते हैं, क्योंकि खुद से मिलना आसान नहीं। नीत्शे कहता है, जो अपने रास्ते पर चलता है उसे लंबी रातें मिलती है, बट उन्हीं रातों में सबसे चमकीली आग बनती है। देखिए, जीवन को जीना कोई वीडियो गेम नहीं जहां हारने पर नया चांस मिल जाए। यहां हर चुनाव एक निशान छोड़ता है, लेकिन आदमी तभी असली इंसान बनता है जब वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है, बिना रोए, बिना बचाए, बिना छुपे। यही वो जगह है जहां इंसान दूसरों जैसा होना छोड़ देता है और खुद जैसा बनना शुरू करता है। और जब कोई अपने जैसा बन जाता है तो फिर दुख भी दुश्मन नहीं रहता, डर भी कायर नहीं बनाता और समाज का शोर भी कमजोर नहीं करता। तब इंसान उस स्तर पर पहुंचता है जहां मुस्कान दर्द को हराकर नहीं आती, दर्द के साथ नाचते हुए आती है। यही नीत्शे की ये साइंस है, जीवन का वो कला जहां इंसान ताली नहीं, हंसी नहीं, सफलता नहीं, बल्कि खुद को जीतता है। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया आपको समझेगी या नहीं, असली सवाल बस एक है, क्या आपने खुद को समझने की हिम्मत दिखाई? जिंदगी को समझने का सफर यही खत्म नहीं होता, बल्कि यही से शुरू होता है। अगर आपने इस कहानी में कहीं खुद को पाया हो, किसी पल ने आपकी सोच हिलाई हो, किसी एग्जाम्पल ने आपकी आंखों में पुरानी याद जगा दी हो, तो समझ लीजिए कि यही नीत्शे की दी गई साइंस का असर है। ये किताब हमें मजबूर करती है कि हम खुद को दोबारा देखें, जैसे आईने में नहीं, अपनी आत्मा में झांककर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपकी सोच को छुआ हो, या आपको लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे जीवन में होती है, तो अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक कमेंट किसी और को देखने, समझने और बदलने की हिम्मत दे सकती है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही गहरी, दिल को हिलाने वाली, इंसानी जीवन से जुड़ी ऑडियो बुक समरीज और भी आने वाली है। मिलते हैं अगली किताब, अगले सफर और अगली सोच के साथ।